हाँ 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 सुन रहा हूँ। इक्वल कैसे आएगा? फाइव पे एंगल पे डिपेंड करता है ना। बिल्कुल वहाँ पे फाइव पे डिपेंड करता है। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है भाई, अभी टेस्ट में था, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को मिल गया होगा टेस्ट, ठीक है, नहीं मिला तो मिल जाएगा, आप ऑनलाइन दे सकते हैं टेस्ट। देखो 14 क्वेश्चन बता रहे हो, क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा डेल्टा लैम्डा क्या होता है? लैम्डा सी 1 माइनस कोस 5, ठीक है, ये होता है तुम्हारे पास। अब लैम्डा सी मेरे पास कांस्टेंट होता है अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो, जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके लिए कांस्टेंट होगा, मास ऑफ प्रोटॉन के लिए भी तुम्हारे पास कांस्टेंट होगा, ऐसा ही होता है ना तुम्हारे पास में। जैसे लैम्डा सी आपने कितना रखा है? H अपॉन एम नोट सी या फिर एम ई सी अगर इलेक्ट्रॉन है तो डेल्टा लैम्डा आप पढ़ते हो H अपॉन एम ई सी 1 माइनस कोस 5। मैंने जब आपको डेल्टा लैम्डा कॉम्पटन शिफ्ट पढ़ाई थी तो उस केस में हमारे पास और कोई पार्टिकल तो था नहीं ना, सिंपली इलेक्ट्रॉन था, तो इलेक्ट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके लिए क्या होता है? कांस्टेंट होता है ना, तब मैंने बोला था ओनली 5 पे डिपेंड करता है। बट यहां पे तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा था? एक तो इलेक्ट्रॉन के लिए दे रखा था और दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। यस भाई, दोनों में फोटोन तो सेम ही होगा, एक पे इलेक्ट्रॉन था और एक पे तुम्हारे पास प्रोटॉन था, तो इसका मास क्या होता है? यहां से देखो डेल्टा लैम्डा प्रोपोर्शनल टू, ये सेम दे रखा है, तो डेल्टा लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मास हो गया ना, तो प्रोटॉन का मास क्या होता है? ज्यादा होता है, तो इसका जो वेवलेंथ होगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? प्रोटॉन वाला कम हो जाएगा, मतलब वेवलेंथ शिफ्ट जो भी आपके पास में है वो कम हो जाएगा। ये ऑप्शन कौन सा है देख लेना, ठीक है भाई। जो मैंने यहां पे जो फॉर्मूला बताया था ना डेल्टा लैम्डा, वो तो पर्टिकुलर इसके लिए बताया था कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास कांस्टेंट होता है। आगे क्लियर है? और कोई क्वेश्चन में डाउट है? 15 कौन सा है? एक 15 क्वेश्चन है भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 15 भी आपके पास है। द लाइफ टाइम ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू डेल्टा टी आपको दे रखा है 5h क्रॉस डिवाइडेड बाई ई, वेयर ई इज द मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ इज। ठीक है, आपके पास मिनिमम अनसर्टेनिटी पूछ रहा है किसमें? वेवलेंथ में, है ना। 5h क्रॉस डिवाइडेड बाई ये आपको ई दे रखा है डेल्टा टी, ठीक है। देखो अब किस टाइप का तुम्हें ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन से देख लेना। देखो इधर देखो, आपके पास आपको पूछा है लैम्डा के अंदर, लैम्डा बराबर क्या होता है? H अपॉन पी। अब P में तो अनसर्टेनिटी देखेंगे नहीं, क्योंकि तुम्हें T दे रखा है, तो T और E का रिलेशन तुम्हें पता होना चाहिए। इसको क्या लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, तो यहां से अगर मैं डेल्टा लैम्डा निकालना चाहूं तो कितना होगा? H क्रॉस अपॉन ये तो √2m ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन इसको ऊपर ले जाओ, -½ यानी कि -½ और अपॉन e की पावर कितना हो जाएगा भाई? 3/2 हो जाएगा। और कुछ आएगा तुम्हारे पास साथ में? डेल्टा ई भी आएगा ना तुम्हारे पास, डेल्टा ई आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखो तुम्हारे पास आ जाएगा डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन, ये वापस से क्या बन गया? ये तो 2m ही लिख सकता हूं मैं, -1/2 ऐसे कैसे लिख दो, इनटू में डेल्टा ई अपॉन में ई लिख दो। बताओ इसमें कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। अब देखो यहां पे तुम्हारे पास ये हो गया। अब तुम्हें पता है डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी मिनिमम बोल रहा है तो H क्रॉस बाई 2, तो डेल्टा ई बराबर कितना हो जाएगा? H क्रॉस डिवाइडेड बाई 2 इंटू डेल्टा टी कितना है? 5h क्रॉस डिवाइडेड बाई ई, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ई बाई कितना आ गया? 10, तो डेल्टा ई बाई ई कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? 1/10। ये वैल्यू यहां पे रखो, सही है। चलें स्टार्ट करें, और बाकी क्वेश्चन नोट कर रहे हो, इसको करो जल्दी से। 9 क्या है? A particle is confined within a spherical region of radius 1 femtometer. Its momentum can be expected to be,
कैसे निकालोगे भाई? अनसर्टेनिटी से नहीं आया आंसर? बी आ रहा था। हैं? बी आ रहा था। A particle is confined within a spherical region of radius 1 femtometer. ठीक है, its momentum can be expected to be डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स, ये तुम्हारे पास एच क्रॉस आपको रेडियस दे रखा है ऑफ रेडियस 1 फेम्टोमीटर, इट्स मोमेंटम कैन बी अबाउट टू बी, क्या होगा एक्सपेक्टेड, क्या होगा? हैं? हाँ, न्यूक्लियर में करवाया था। तो उससे तुम्हारे पास नहीं निकल के आ रहा क्या? तो ये तुम्हारे पास एच क्रॉस अपॉन में डेल्टा एक्स कितना है? 1 फर्मी, यही हो जाएगा। अब कर लो ना इसको सोल्व, इसको डिवाइड क्या कुछ मत करो, डायरेक्टली कर लो आप। 1.054 10 टू द पावर माइनस 34 अपॉन 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15। ठीक, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बचेगा तुम्हारे पास? कितना बचेगा? ये आपके पास 10 टू द पावर माइनस 19। अच्छा, ये ओके अपॉन में सी भी दे रखा है, देखो, है ना? यस, मैं अभी तक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिमाग में था, कोई बात नहीं। तुम्हारे पास 1.054 इंटू सी आ गया। अब मल्टीप्लाई मुझे क्या करना पड़ेगा? सी अपॉन सी करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट्स देखो तुम्हारे पास में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई सी आ रहा है। ठीक है, तो यहां से तुम्हारे पास इस सी की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8, कैंसिल आउट हो गया। कितना बचेगा? 1.054 इंटू सॉरी यस, ये तुम्हारे पास है कितना? सी है, और इसको मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 10 टू द पावर 8, यही तो कैंसिल आउट होगा। तो ये हो जाएगा 1.054 इंटू 3 इंटू ये कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर माइनस 11, और इंटू में यहाँ पे क्या है? अपॉन में सी। मुझे किस में लाना है? फॉर एग्जाम्पल मान लो मेगा इलेक्ट्रॉन, आंसर तुम्हारे पास ये कुछ दे रखा है, ठीक है? तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, देखो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 पॉइंट समथिंग तुम्हारे पास कुछ आएगा, इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 डिवाइडेड बाई सी। ठीक है, मेगा में होगा तो 10 टू द पावर माइनस 11 होगा ना। उससे भी कर सकते हैं, लेकिन इससे भी आना चाहिए ना। अभी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अच्छा अभी तो तुम्हारे पास में सुनो एक सेकेंड, अभी तुम्हारे पास ये किस में आंसर आ रहा है, किस में ऑप्शन आ रहा है? ये तुम्हारे पास जूल में है ना? देखो इधर, ये तुम्हारे पास किस में है? इसमें कुछ नहीं था, ओनली यूनिट्स का था। ये अभी जूल बाई सी आ रहा है तुम्हारे पास, है ना? अभी हमने जो यहां तक सोल्व किया है ना, इसको देखो, इसको समझना, यहां तक हमने जो सोल्व किया है 1.054 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, ठीक है? ये है जूल बाई सी। मुझे क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है ना? तो यहां से देखो तुम्हारे पास इस 1 जूल को कितना लिख सकता हूं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर माइनस 19। तो ये हो जाएगा 1.054 10 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू 1 अपॉन 1.6 10 टू द पावर माइनस 19। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा, अपॉन में सी बन जाएगा। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का 8 बचेगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 1.054 इंटू 3 अपॉन में 1.6, यहाँ पे 10 टू द पावर यस प्लस 10 टू द पावर 8 हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई सी। ठीक, इसको थोड़ा और सोल्व कर लो। तो ये देखो मेगा 10 टू द पावर 6 ही होता है ना, तो 1.054 इंटू 100 इंटू 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई सी अपॉन 1.6। कैलकुलेट कर लेना, लगभग तुम्हारे पास कितना आएगा? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई सी आएगा।
ठीक है, सब यूनिट्स पे था। बाकी देखो इसका सिंपल तरीका ये है, इधर देखो, इसका सिंपल तरीका ये है डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स एच क्रॉस, ठीक। तो डेल्टा पी एक्स मेरे पास हो जाएगा एच क्रॉस अपॉन डेल्टा एक्स। अब यहां पे देखो कहीं ना कहीं तुमसे जो पूछा हुआ है वो मेगा इलेक्ट्रॉन इसमें फर्मी में दे रखा है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर पूछा हुआ है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई सी के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, सी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। इसकी वैल्यू जब अपन न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू याद रखेंगे। इसकी वैल्यू होती है 197.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू फर्मी। इसकी वैल्यू तुम्हें डायरेक्टली याद करवाऊंगा मैं। जैसे सी की वैल्यू तुम क्या बोलते हो, 3 × 10⁸, याद है ना तुम्हें, ऐसे ही तुम्हें इसकी वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। और यहां पे डेल्टा एक्स कितना दे रखा है, इनटू में सी, फर्मी से फर्मी, ये किसके बराबर हो गया, लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई, क्लियर है। तो चाहे यूनिट्स में ऐसे चेंज करो, ऐसे चेंज करो, ठीक है ना। कहां पे बाई 2 ले लो, बाई 2 ले लो, तुम्हारे पास तो आया क्या, तुम्हारे पास में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा ना, लगभग तुम्हारे पास क्या मिलेगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगा, एक ही ऑप्शन तुम्हारे पास मिलेगा, ठीक है। और कोई नहीं समझ में आएगा, और तो बन जाएंगे ना सभी। हेडिंग लिखिए बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स। जब अपन क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं, इसका मतलब सबसे पहले किसकी बात करेंगे अपन, आवाज नहीं भाई, सबसे पहले किसकी बात करेंगे, वेव फंक्शन की अपन बात करेंगे, ठीक, वेव फंक्शन। ठीक है। अब वेव फंक्शन क्या होता है भाई, वेव फंक्शन क्या होता है, ये जस्ट एक उस किसी भी सिस्टम का क्वांटम मैकेनिकल स्टेट होता है ना। जैसे स्टेट ऑफ ए, देख लो, स्टेट ऑफ ए क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, quantum mechanical system that contain all information regarding system, इसका कोई फिजिकल मीनिंग वैसे नहीं होता है। फिजिकल मीनिंग किसका होता है तुम्हारे पास में, यस, मोड साई स्क्वायर, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का होता है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ठीक, नीचे लाइन से लिखो प्रोबेबिलिटी दैट इज इक्वल टू जो भी फंक्शन होगा साई आर टी के मोड का स्क्वायर। इसको अपन और क्या लिख सकते हैं, साई स्टार आर टी एंड साई आर टी, साई स्टार आर टी इंटू में साई आर टी, ठीक है। चलिए, इन तीनों में कोई डिफरेंस बता सकता है भाई, साई एक्स टी के मोड का स्क्वायर डी एक्स, और तीसरा होता है साई एक्स टी के मोड का स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन x1 से x2। व्हाट इज द डिफरेंस इन दीज क्वांटिटीज, तीनों में क्या डिफरेंस होता है, ये भी हम प्रोबेबिलिटी बोलेंगे, ये भी हम प्रोबेबिलिटी बोलेंगे, ये भी प्रोबेबिलिटी बोलेंगे, क्या डिफरेंस है। एक यस, सिंपली अपन बोलेंगे कि यहां पे जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो एक पर्टिकुलर पोजीशन टाइम x1 से x2 के बीच में निकलेगी। ये क्या होगा तुम्हारे पास में, प्रोबेबिलिटी इन द रेंज x एंड x प्लस डी एक्स रेंज के अंदर।
ठीक है, और ये सिंपली प्रोबेबिलिटी है तुम्हारे पास में किसी पोजीशन x एंड टाइम t के ऊपर, है ना, ये सब पता होगा आपको, नोट कर लीजिएगा। अच्छा प्रोबेबिलिटी देखो, जनरली आप फॉर्मूला इस तरह से लिखते हो ना प्रोबेबिलिटी का, जनरली प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला लिखोगे आप मेनली ये लिखोगे, ठीक है। तो ये तीनों लिख लीजिएगा और इसमें लिख लो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, जो नीचे वाला होता है सबसे, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, probability of finding the particle in a region of space, in a region of space, in a region of space between x1 and x2, between x1 and x2 at any time t, ठीक है। जो सेकंड वाला है इसमें लिख लीजिएगा, इसमें लिख लीजिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल लाइज बिटवीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल लाइज बिटवीन x एंड x प्लस dx। अच्छा 200 भी चल रहा है। और नेक्स्ट ऊपर वाला है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, ये तुम्हारे पास होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट एनी पोजीशन x एंड टाइम t, एंड टाइम t, ठीक। ये तीनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, भले ही न्यूमेरिकल में काम ना आए तीनों में डिफरेंस, लेकिन वैसे डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। देखो इसको जनरली प्रोबेबिलिटी, इस वाले को, सेकंड वाले को, इसको क्या बोलते हैं जनरली, ये सॉरी ये फर्स्ट वाले को क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी बोला जाता है। भाई जनरली आप देखो क्या लिखते हो, मान लो 3 डायमेंशन में लिख रहे हो, फॉर एग्जांपल 3 डायमेंशन में आप क्या लिख लो, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू मोड साई स्क्वायर डीवी इंटीग्रेशन, ऐसे लिखते हो। अगर मैं इस पूरे पोर्शन को, इसको इंटीग्रेशन डीवी को इधर ले आऊं तो आपके पास क्या बन जाएगा, क्या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी नहीं बनेगा क्या। मास डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। नंबर डेंसिटी नंबर अपॉन वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्रोबेबिलिटी अपॉन वॉल्यूम ही तो हो गया, दैट इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है। लिखो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, ठीक। लिखो फॉर वन डायमेंशन, वन डायमेंशन क्या होगी भाई, साई स्टार एक्स टी साई एक्स टी डी एक्स इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहां लिमिट क्या होगी तुम्हारे पास में, लिमिट क्या होगी, ऑल स्पेस माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। कहने का मतलब जो फंक्शन जहां पे डिफाइन होगा, ठीक है, जिस रेंज में फंक्शन डिफाइन हो सकता है वो तुम्हारे पास में लिमिट होगी। ऑल स्पेस का मतलब होता है माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, ध्यान रखना, ठीक। कहने का मतलब ये क्या होता है, इतना पार्ट ओनली, इतना पार्ट कितना होता है, प्रोबेबिलिटी के बराबर होता है ना इतना पार्ट, तो पूरे स्पेस में प्रोबेबिलिटी क्या होगी तुम्हारे पास 1। इसका मतलब ये कंफर्मेशन करता है जिस पार्टिकल के बारे में आप इंफॉर्मेशन निकालना चाह रहे हो वो उस स्पेस में प्रेजेंट भी है या नहीं है, ठीक है। उस कंप्लीट स्पेस में प्रोबेबिलिटी 1 का मतलब क्या है कि 100% वहां पे पार्टिकल प्रेजेंट है ना, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 ही हो सकती है। चलिए लिखो इसके अंदर, अच्छा 3 डायमेंशन में लिखना हो तो फॉर 3 डायमेंशन इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मोड साई स्क्वायर और यहां पे लिख दो डी टो इंटीग्रेशन वॉल्यूम
इज इक्वल टू 1। D2 लिख दो या DB लिख दो। दिस इज कॉल्ड एज वॉल्यूम एलिमेंट। दिस इज कॉल्ड एज वॉल्यूम एलिमेंट। और ये आई थिंक सबको पता होगा, नहीं पता है तो नोट कर लो। कार्टेशियन में आपके पास ये होता है, स्फेरिकल में आपके पास r² sin थीटा dr d थीटा, और सिलेंड्रिकल में रो d फाई dz। ठीक है, दिस इज इन CC कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, दिस इज इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट एंड दिस इज इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। ऐसे लिख लो। ठीक है, ये सबको पता होगा। हाँ भाई, प्रोबेबिलिटी की यूनिट क्या होगी? प्रोबेबिलिटी की यूनिट, हाँ, यूनिट लेस होती है ना। तो लिखो, हेडिंग लिखो, डायमेंशन ऑफ वेव फंक्शन। हेडिंग लिखिए, डायमेंशन ऑफ वेव फंक्शन। डायमेंशन ऑफ वेव फंक्शन, हेडिंग लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ वेव फंक्शन। डायमेंशन ऑफ वेव फंक्शन। जल्दी से मुझे वन डायमेंशन का निकाल के बताओ। मेरे पास कोई एक वन डायमेंशन वेव फंक्शन है साई एक्स, इसका डायमेंशन क्या होता है ये मुझे निकाल के बताओ। इसका डायमेंशन यूनिट क्या होगा इसका? बताओ भाई, क्वेश्चन आते हैं ऐसे? यस, वेरी गुड, L की पावर -1/2। देखो, जब भी डायमेंशन निकालना होता है किसी वेव फंक्शन का, तो सबसे पहले हम मानते हैं ये वेव फंक्शन क्या है आपके पास में? नॉर्मलाइज्ड है। क्या है वेव फंक्शन? नॉर्मलाइज्ड। नॉर्मलाइज्ड होने का मतलब क्या है? मोड साई एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1। दैट इज द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। अभी अपन ने देखी, मुझे इसकी चाहिए तो यहां पे मैं क्या करूंगा? साई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन इंटीग्रेशन dx। क्या एक लेंथ ही बताएगा तुम्हारे पास में? तो 1 अपॉन लेंथ। तुम्हें किसकी चाहिए? साई एक्स की चाहिए, तो कितना हो जाएगा? 1 अपॉन एल की पावर हाफ। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में? एल की पावर -हाफ। पूछते हैं, ये ध्यान रखना। क्या बहुत लैग कर रहा है? आप एक बार एग्जिट कीजिएगा, वापस से ज्वाइन कीजिएगा, है ना। एग्जिट करके वापस से ज्वाइन करो चित्रांशी, तो ठीक हो जाएगा। टू डायमेंशन कितना होगा? एल की पावर -1 हो जाएगा। फिर टू डायमेंशन में क्या करोगे? साई एक्स वाई, और यहां पे क्या लिखोगे? dx dy इज इक्वल टू 1। ऐसे ही करोगे तो यहां पे तुम्हारे पास साई मोड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एल स्क्वायर। तो साई का तुम्हें यूनिट डायमेंशन चाहिए, तो 1 अपॉन एल, दैट मीन्स एल इनवर्स। और थ्री डायमेंशन में साई का कितना हो जाएगा? लिख दो डायरेक्ट, एल की पावर -3/2। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट लिखिए इसके अंदर ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन। ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन।
ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन क्या होती है भाई? ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन लिख लो, साई 1 स्टार साई 2, अगर वन डायमेंशन है तो dx इज इक्वल टू ऑल स्पेस। व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ दिस? इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है भाई, बताओ? इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ दिस? आप बोलते हो ना कि दिस इज ए ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन, इसका मतलब सिंपली ये होता है कोई भी पार्टिकल साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे दो डिफरेंट स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये तुम्हारे पास दो स्टेट को बता रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बता रहा है तुम्हारे पास? साइमल्टेनियसली तुम्हारे पास में दो स्टेट में एग्जिस्ट, डिफरेंट स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन। ऑर्थोनॉर्मलिटी, ऑर्थोनॉर्मलिटी का मतलब दोनों कंबाइंड, दैट इज साई आई स्टार साई जे, यहां पे dx मान लो तुम्हारे पास वन डायमेंशन है, ऑल स्पेस किसके बराबर होगा? डेल्टा आई जे। और डेल्टा यहां पे क्या होता है? डिराक डेल्टा या क्रोनिकल डेल्टा? दिस इज क्रोनिकल डेल्टा। क्रोनिकल डेल्टा फंक्शन दैट इज डेल्टा आई जे इज इक्वल टू 0 1। 0 कब होगा? जब i इज नॉट इक्वल टू 0 हो, और 1 कब होगा? जब i बराबर आपके पास में j हो। ठीक है, चले आगे। चलिए, भले ही तुम्हें आता हो ये, लेकिन एक बार के लिए जब अपन क्वांटम पढ़ रहे हैं तो ये बेसिक चीजें पता होना चाहिए। नेक्स्ट लिखो प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, मान लो आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है, आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है x1 से x2 के बीच में, ठीक है, और कोई फंक्शन आपको साई दे रखा है, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं हमें प्रोबेबिलिटी? साई स्टार साई dx लिमिट x1 से x2 डिवाइडेड बाय साई स्टार साई dx लिमिट ऑल स्पेस। ध्यान रखना, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। कई स्टूडेंट्स लिमिट्स में कंफ्यूजन हो जाता है ना, क्या लिमिट रखें। जब फंक्शन को नॉर्मलाइज किया जाता है तो फंक्शन जिस रेंज में डिफाइन होता है वो कंप्लीट रेंज आएगी जब फंक्शन को नॉर्मलाइज किया जाता है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी की लिमिट, जिस रेंज में आपको प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है वो प्रोबेबिलिटी की लिमिट लग जाएगी। इफ फंक्शन साई एक्स इज नॉर्मलाइज्ड, अगर आपके पास बोला जाए कि फंक्शन कैसा, साई कैसा है, नॉर्मलाइज है ऑलरेडी, उस केस में क्या होगा? उस केस में साई स्टार साई डी एक्स ऑल स्पेस, नॉर्मलाइज कंडीशन क्या होती है? ये आपको दे रखा है। अगर कोई किसी क्वेश्चन में बोला जाए फंक्शन साई नॉर्मलाइज्ड है, इसका मतलब साई स्टार साई डी एक्स आपको कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। तो सिंपली प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा P x1 से x2 इज इक्वल टू x1 टू x2 साई स्टार साई dx। ये लीजिए,
ठीक है, चलिए मैं मेरा काम थोड़ा आसान करता हूं आगे के क्वेश्चन के लिए, आगे के टॉपिक के लिए। एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लो, है ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन कैलकुलेशन पूरा करना है आपको। लिखो, इफ फंक्शन साई एक्स आपको दे रखा है ए साइन एन पाई एक्स डिवाइडेड बाई 2a, एन पाई एक्स डिवाइडेड बाई 2a, और ये डिफाइन है किस रेंज में, -a से +a रेंज में, -a से +a रेंज में। कैलकुलेट a, कैलकुलेट a मतलब नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट a आपको फाइंड आउट करना है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट a आपको फाइंड आउट करना है। करो जल्दी से कैलकुलेट। किया, देखो भले ही तुम्हें डायरेक्टली आता हो ये, है ना, इसकी लिमिट एक तरह से क्या दे रखा है, ये आपको -a से +a इनफाइनाइट इनफाइनाइट ऐसे कुछ देता है ना, 1D बॉक्स पढ़ते होंगे तुम। तो यहां पे क्या लिखते हो, √2 अपॉन विड्थ कितनी है इसकी 2/a, कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा, तो कांस्टेंट तुम्हें ये मिलेगा 1/√a। लेकिन तुम्हें कैलकुलेशन आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो जो क्वेश्चन पूछता है असिस्टेंट प्रोफेसर या सेट के अंदर, वो डायरेक्टली कुछ इस तरह से तुम्हें नहीं देगा, इस तरह से तुम डायरेक्टली निकाल लोगे, लेकिन तुम्हें कैलकुलेशन आनी चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मूला, यूजिंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, क्या होती है भाई, साई स्टार साई dx -a से +a = 1। चाहो तो -∞ से +∞ लगा देना, उसको तोड़ना पड़ेगा, -∞ से -a से +a और a से इनफाइनाइट, बाकी दोनों रीजन में 0 होगा फंक्शन, तो टोटल 0 हो जाएगा, तो यही बचेगा तुम्हारे पास, ठीक। तो यहां से देखो mod a स्क्वायर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा ना, साई स्टार साई में सेम रहेगा, तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर n पाई x डिवाइडेड बाई 2a dx लिमिट -a से +a = 1, ठीक। कभी भी दिमाग में बिठा लो, कभी भी न्यूमेरिकल में लिमिट -a से प्लस आती है तो हमेशा फंक्शन चेक किया जाता है, ठीक है। फंक्शन इवन है या ओड है, कैसा फंक्शन है, इवन है। कैसे पता लगा, x की जगह -x रखो फंक्शन में, तो तुम्हारे पास वापस सेम फंक्शन आ रहा है ना, स्क्वायर है इसलिए सेम फंक्शन आ रहा है, तो इवन फंक्शन है। अगर माइनस के साथ में फंक्शन आता है तो ओड होता है। जब इवन होता है तो क्या करते हैं भाई, 2 को बाहर ले लो, mod a स्क्वायर, लिमिट कितना हो जाता है 0 से a, ठीक है। और इसको साइन स्क्वायर तो का जानते हो क्या डिफरेंस, इंटीग्रेशन, तो इसका क्या करेंगे, साइन स्क्वायर है 1 - cos 2n पाई x डिवाइडेड बाई
यही होता है ना। एक सेकेंड, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 थीटा बाई 2, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा dx इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला अप्लाई किया है भाई मैंने यहाँ पे, ठीक। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। मोड ए स्क्वायर इसका कितना होगा x माइनस कोस का कितना होगा साइन n पाई x डिवाइडेड बाई a अपोन में n पाई अपॉन a, तो क्या हो जाएगा a अपॉन n पाई, लिमिट 0 टू, ठीक है। तो मोड ए स्क्वायर लिमिट रखोगे यहां पे a माइनस यहां पे a रखोगे, a से a कैंसिल आउट, साइन n पाई की वैल्यू कितनी होती है 0, फिर माइनस 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा तुम्हारे पास में, इज इक्वल टू 1। तो यहां से a कितना आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ए, ठीक है। तो ये तो तुमने ऑलरेडी काफ़ी क्वेश्चन सोल्व किए हैं, अगर पढ़ा है तो, नहीं किया तो कोई बात नहीं, अब कर लेंगे। तो जल्दी से नोट करो और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिखो जो कि पूरे क्वांटम मैकेनिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में काम में आएंगे। लिखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ठीक। जिसमें से पहला लिखो, फर्स्ट लिखो, जिसको अपन गामा फंक्शन भी बोलते हैं, x की पावर m e टू दी पावर माइनस अल्फा x की पावर n dx, लिमिट 0 टू इनफाइनाइट, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन n गामा m प्लस 1 अपॉन n अपॉन अल्फा की पावर, नोट कर लीजिएगा। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट इज e टू दी पावर माइनस ax स्क्वायर प्लस bx और यहाँ पे dx, लिमिट माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, इज इक्वल टू अंडर रूट पाई अपॉन a e टू दी पावर b स्क्वायर अपॉन 4a। अगेन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 4a बड़ा है तो यहाँ पे भी बड़ा करना। इतना ध्यान रखना कि जो गामा जो यहाँ पे आया है, ठीक है, इसमें ऊपर देखो गामा, जो गामा n होता है वो किसके बराबर होता है फैक्टोरियल n माइनस 1 के, ठीक है। अगर तुम्हारे पास आ जाए गामा 5 तो क्या लिखोगे, दैट मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 24, ये हो जाएगा। अगर तुम्हारे पास में गामा 3/2 आ जाए, इसको क्या लिखोगे भाई, इसको लिखने का तरीका एक एक माइनस करते जाओ 1/2 और जो गामा 1/2 होगा उसकी वैल्यू अंडर रूट पाई, ठीक है। अगर आपके पास गामा 5/2 आ जाए तो क्या लिखोगे 3/2 1/2 अंडर रूट पाई, है ना। ये तो सब पता होगा आपको। चलिए ठीक। थर्ड, तीसरा लिखो fx dx माइनस a2 प्लस a, मतलब a कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 जो भी है आपके पास, कुछ भी हो सकता है, ठीक। दैट इज इक्वल टू, ये क्या होगा भाई, दिस मे बी 0 एंड दिस मे बी 0 टू a fx dx, वो डिपेंड किस पे करेगा फंक्शन के ऊपर। इफ fx आपके पास कैसा है ऑड फंक्शन है तो 0 हो जाएगा इसकी वैल्यू। इफ fx आपके पास में कैसा है
इवन फंक्शन है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये नोट कर लीजिएगा। ये 3 फॉर्मूले हैं, बहुत काम में आएंगे। ठीक, चलिए थोड़ा काम आसान करते हैं हमारा। लिखो क्वेश्चन, इफ साई इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर माइनस एम ओमेगा बाई 2h क्रॉस एक्स स्क्वायर, देन फाइंड नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ए। तो आपको नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट कीजिए भाई। If psi is equal to bx e to the power minus m omega by 2h cross x square, then find value of b। ये भी तुम्हारे पास में नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है b, वो कैलकुलेट करो।
हाँ भाई, हो गया। देखो ये थोड़ा सा काम आसान करेगा मेरा, है ना, जब अपन क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ेंगे, तो ये काम थोड़ा सा आसान कर देगा मेरा, है ना। वहाँ पे फिर मुझे इसको नॉर्मलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो आपके पास ये है, इसके लिए ए पूछा है तो क्या कर दूं, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगा दूं, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, मोड साई स्क्वायर टी एक्स, लिमिट कितना लगाओगे, नहीं दे रखा है मतलब फुल स्पेस में डिफाइन है ना, इज इक्वल टू 1। तो यहां से मोड ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, साई स्टार साई करोगे तो सेम रहेगा, इसका स्क्वायर आएगा 2 से 2, यही आएगा और कुछ आएगा, यही आएगा तुम्हारे पास में, इज इक्वल टू 1। इसको किससे कंपेयर करा रहा हो, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ई टू दी पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, मतलब सॉरी, इससे कंपेयर कराओ। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट पाई अपॉन ए ई टू दी पावर, ये होता है ना, बी स्क्वायर अपॉन 4a। इससे कंपेयर करवाओ इसको, तो देखो a बराबर कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, m ओमेगा बाई h क्रॉस, और b बराबर कितना है 0। तो ये रखो मोड a स्क्वायर, देखो इसको मैं इससे कंपेयर करवाता हूं, तो ये होता है अंडर रूट पाई अपॉन a कितना है तुम्हारे पास में, m ओमेगा बाई h क्रॉस, ये अंडर रूट के अंदर होता है, e की पावर b स्क्वायर, b 0 है तो e की पावर 0 कितना होता है 1 होता है, तो a बराबर आपके पास हो जाएगा, इसको उधर ले जाना, m ओमेगा अपॉन पाई h क्रॉस की पावर 1/4, यही तुमसे निकलवा रहा था। तो ये तुम्हारे पास टोटल जो वेव फंक्शन बनेगा साई x, वो बन जाएगा m ओमेगा अपॉन पाई h क्रॉस की पावर 1/4 e टू दी पावर माइनस m ओमेगा बाई 2h क्रॉस x स्क्वायर। रिमेंबर ग्राउंड स्टेट ऑफ 1DHO, वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, फॉर्मूले में रखा और सिंपल इसको सोल्व किया। ठीक, सेकंड आपके पास है, सेकंड आपके पास है साई x इज इक्वल टू बी एक्स ई टू दी पावर माइनस m ओमेगा बाई 2h क्रॉस x स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, वही साई स्टार साई डी एक्स माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, मोड बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस m ओमेगा बाई h क्रॉस x स्क्वायर डी एक्स माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट इज इक्वल टू 1। क्या इसमें भी ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, देखो एक ऐसा फंक्शन आपके पास में, दिस इज, ये आपके पास इवन फंक्शन है ना, x की जगह माइनस एक्स रखो तुम्हारे पास सेम आएगा, तो इवन फंक्शन है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, मोड बी स्क्वायर 2 को बाहर ले लो, लिमिट 0 से इन्फाइनाइट लगा दो, एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस m ओमेगा बाई h क्रॉस x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1। इसको किससे कंपेयर करवाओगे, 0 से इन्फाइनाइट x की पावर m ई टू दी पावर माइनस अल्फा x की पावर n डी एक्स इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला, 1/n गामा m प्लस 1/n अपॉन अल्फा की पावर m प्लस 1/n। ठीक है, इसे कंपेयर करवाओ, तो कंपेयर करवाएंगे तो तुम्हें मिलेगा m बराबर यहाँ पे 2 है, n बराबर यहाँ पे 2 है, और अल्फा बराबर यहाँ पे कितना है भाई, m ओमेगा बाई h क्रॉस, दिस इज अल्फा। ठीक है, तो ये वैल्यू रखो 2 मोड बी स्क्वायर इंटू 1/n यानी कि 1/2 m प्लस 1/n, तो 2 प्लस 1/2 3/2 अपॉन अल्फा मतलब m ओमेगा अपॉन h क्रॉस की पावर इज इक्वल टू 1। ठीक, इसको सोल्व कर लो, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मोड बी स्क्वायर, इसको लिखेंगे 1/2 रूट पाई। ठीक, एक काम करो, इसको मैं लिख देता हूं यहां पे पाई h क्रॉस अपॉन m ओमेगा की पावर हाफ इंटू h क्रॉस अपॉन में m ओमेगा लिख सकता हूं ऐसा, इज इक्वल टू 1। ठीक, ये 3/2 था, इसको 1/2 इंटू 1 लिख लिया,
तो यहाँ पे b बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, √2 m ओमेगा अपॉन पाई एच क्रॉस की पावर 1/4, क्योंकि ये b स्क्वायर है, b लोगे तो यही आएगा एच क्रॉस अपॉन में m ओमेगा अंडर, या फिर m ओमेगा अपॉन एच क्रॉस, ठीक है। ये इधर जाएगा तुम्हारे पास, याद जाएगा। दिस इज द फाइनल। ये भी कहीं ना कहीं काम में आएगा जब आप क्या पढ़ोगे, हार्मोनिक ऑसिलेटर और किसका, वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर वेव फंक्शन, ठीक है, वहां पे तुम्हारे पास में काम में आएगा। कौन सा स्टेट है ये, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अच्छा, मैं आपको इसका ग्राफ बनाने के लिए बोलूं, बना लोगे? कैसे बनाओगे? इसका थोड़ी, किसका, साई का। प्रपोर्शनल टू क्या है तुम्हारे पास, x, ठीक है, उसमें x आएगा और e टू दी पावर कैसे बनेगा, लो वैल्यू के लिए डिफाइन कौन होगा तुम्हारे पास, y बराबर x का कर्व कैसा होता है, और हाई वैल्यू के लिए e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर, देखो ऐसा बनता है, ठीक। तो इधर तो तुम्हारे पास ऐसा ही बनेगा, लेकिन इधर x माइनस हो जाएगा, तो इसकी वजह से ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा इस तरह से। कुछ वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली अपन ने ग्राफ इसका ड्रॉ कर लिया, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट लिखिए इसके अंदर, नेक्स्ट लिखिए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, ठीक है। अभी आपने लिखा है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स होते हैं, r, थीटा, फाई, और इनका लिमिट भी मुझे जल्दी से बता दो। r का कितना होता है, थीटा का कितना होता है, और फाई का कितना होता है, 0 से 2 पाई। यस, ये सबको पता होगा। EMT में अपन देखेंगे कैसे लिमिट निकल के आती है। चलिए, डीटो कितना होता है स्फेरिकल में, r² साइन थीटा, अभी अपन ने पढ़ा था। चलिए लिखो क्वेश्चन जल्दी से, एक क्वेश्चन लिखो, ये काम भी मेरा आसान करेगा जब अपन क्या पढ़ेंगे। देखो अब बताओ, देख के क्या पढ़ेंगे। यस, वेरी गुड। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, find the value of normalization constant, then find the value of normalization constant। ए कैलकुलेट करो। तो अब इसको तो हम XYZ में नहीं लिखेंगे ना, ये R आ गया तो इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, d2, क्योंकि 3 डायमेंशन में लिखेंगे, इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास मोड a² e टू द पावर माइनस 2r अपॉन a0 r² साइन थीटा dr d थीटा d फाई। लिमिट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इसकी 0 से 2 पाई, थीटा की 0 से पाई, और r की 0 से इनफाइनाइट। लगाओ और इसको सोल्व करो। इज इक्वल टू 1 कर लेना, इज इक्वल टू 1। निकल गया भाई। देखो मोड a² r वाले टर्म को एक जगह कर लो, e टू दी पावर माइनस 2r अपॉन a0 dr, लिमिट 0 से इनफाइनाइट।
अगर फंक्शन थीटा या फाई का नहीं होता है तो हमेशा उनको एक जगह लिखो, और अभी लिखो, बाद में नहीं लिखना है इसको भी, ठीक। 0 से 2 पाई और 0 से पाई क्या होती है इसकी वैल्यू? 4 पाई। डायरेक्टली याद रखो, है ना। अब एग्जाम में इसको सोल्व थोड़ी करोगे, एक बार अपने आप से सोल्व करके देख लो, जिससे तुम्हें पता लग जाए कि वास्तव में 4 पाई होती है, सर ने गलत नहीं बताया, ठीक है। चलो 4 पाई mod a स्क्वायर, यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? गामा फंक्शन का, 0 से इनफाइनाइट x की पावर m e टू दी पावर माइनस अल्फा x की पावर n dx इज इक्वल टू 1/n गामा m प्लस 1/n अपॉन अल्फा की पावर m प्लस 1/n, ठीक। कंपेयर करो तो तुम्हारे पास m बराबर 2 आ जाएगा, n बराबर 1 आ जाएगा और अल्फा बराबर 2/a0 आ जाएगा। तो यहां से रखोगे तो ये हो जाएगा 1/1 m प्लस 1 मतलब गामा 3 अपॉन 2/a0 की पावर इज इक्वल टू 1। देखो यही आएगा 4 पाई mod a स्क्वायर। इसको मैं लिखूंगा क्या? फैक्टोरियल 2, तो यहां पे 2 आ जाएगा, अपॉन में ये 8 हो जाएगा, यहां पे a0 क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू 1, ठीक। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से तुम्हारे पास a0 का a स्क्वायर हो जाएगा 1/पाई a0 क्यूब, ये इधर जाके अपॉन में आ जाएगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा? ये लीजिए, ठीक है। देखो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव पार्ट नहीं आता है इसके अंदर, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं आएगा, लेकिन ये बेसिक चीजें आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए किस तरह से तुम्हारे पास में इनके नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकाली जाती है। सो साई क्या बन जाएगा भाई? साई इज इक्वल टू 1/पाई a0 क्यूब की पावर हाफ e टू दी पावर माइनस r/a0। दैट फंक्शन इज ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसका ग्राफ बना सकते हो? कैसा बनेगा? जिसने पढ़ा है वो आराम से बना लेगा। ये r हो जाएगा और ये तुम्हारे पास साई, ये ओरिजिन O, e टू दी पावर माइनस एक्स का नेचर इस तरह से आता है, लेकिन ना माइनस में जाएगा नहीं क्योंकि r माइनस होता नहीं है। इस तरह का ग्राफ आ जाएगा इसका। तो ये तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे, ठीक है ना, जो कि आगे हम जितने भी पोटेंशियल प्रॉब्लम पढ़ेंगे वहां पे यूज में आएंगे, है ना। ये सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन मुझे आप करके बता दो आसान सा, एक क्वेश्चन कीजिए। द वेव फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू ए फ्री पार्टिकल, द वेव फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू ए free particle, the wave function corresponding to a free particle is given as psi x is equal to e to the power minus a e to the power minus x square divided by 2a square plus iota k naught x प्लस आयोटा k नॉट x, ठीक। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल फॉर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसके लिए आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। करो। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, यहां पे ध्यान रखना।
यहाँ पे टाइम का इंपॉर्टेंस बहुत रहेगा, ठीक। जितना जल्दी हम करेंगे उतना अच्छा रहेगा। कोई फ़ायदा नहीं है भाई क्वेश्चन करने का, फिर है ना, इतना टाइम लगाओगे। 1/2a√π, इसका मतलब आपने प्रोबेबिलिटी निकाली और इसकी डायमेंशन ला दी 1/2a। प्रोबेबिलिटी तो डायमेंशन लेस होती है। 1 थोड़ा अच्छे से मेहनत करने की जरूरत है भाई आप लोगों को, है ना। देखो इधर देखो, इधर देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन को नॉर्मलाइज करेंगे, है ना। सबसे पहले फंक्शन को नॉर्मलाइज करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, मोड साई स्क्वायर dx, लिमिट क्या लगाओगे, कितना लिमिट, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट इज इक्वल टू 1, ये लिमिट लगेगी। बिकॉज तुम्हें ये जो पूछा हुआ है, ये तो क्या पूछा हुआ है, ये तो प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है। समझ में आ रहा है भाई। फंक्शन तुम्हारे पास कहां डिफाइन है, कुछ नहीं बोला। x कहां से कहां तक वेरी करता है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, तो तुम्हारे पास लिमिट तो ये लगेगी ना। तो सीधी सी बात आपके पास क्या हो जाएगा, देखो मोड ए स्क्वायर बाहर आ गया। अच्छा इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साई स्टार साई dx इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट इज इक्वल टू 1 लिख सकता हूं मैं ऐसा। देखो यहां पे तो ये क्या हो जाएगा, इसको तोड़ लूं क्या, हाँ इसको तोड़ के देखो ऐसे लिख सकता हूं क्या, e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर इंटू e टू दी पावर आयोटा, लिख सकता हूं ऐसे। तो साई जब लिखा जाए, साई स्टार जब लिखा जाएगा तो क्या होगा आपके पास, साई स्टार में e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ये तो सेम रहने वाला है, इंटू ये क्या बन जाएगा, बोलो माइनस आयोटा के नोट एक्स बन जाएगा ना, क्योंकि स्टार मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, जहां पे आयोटा है उसको माइनस आयोटा कर दो, इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर आयोटा के नोट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। यस ठीक, तो ये हो जाएगा मोड ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर डी एक्स माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट इज इक्वल टू 1। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ई टू दी पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाला। अब मैं डायरेक्ट लगाऊंगा, ऐसा नहीं है मैं हर बार फॉर्मूला लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा मोड ए स्क्वायर
अंडर रूट पाई अपॉन ए कितना है 1 अपॉन ए स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, और e की पावर b स्क्वायर वो 0, e की पावर 0 1 हो जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा 1 अपॉन पाई ए स्क्वायर की पावर 1/4। ठीक, ये आया तुम्हारे पास। नाउ साई तुम्हारे पास बन चुका है 1 अपॉन पाई ए स्क्वायर की पावर 1/4 ई टू दी पावर क्या था माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस आयोटा के नोट एक्स। यही था भाई, ध्यान रखना आगे से जब भी स्टार साई करोगे और फंक्शन में आयोटा ई टू दी पावर आयोटा में ऐसे प्रेजेंट है, वो टर्म नहीं लिखोगे, ठीक है, क्योंकि वो तो तुम्हारे पास कट पिट के तुम्हारे पास कितना होगा 1 ही होगा ना जब उसको सोल्व करेंगे तब, तो वो हमें नहीं लिखना है। चलो नाउ अब तुमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी। नाउ प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, साई स्टार साई डी एक्स, लिमिट क्या लोगे इस बार 0 से इनफाइनाइट। अब जब साई स्टार साई करोगे तो क्या होगा, ये तो बाहर आके कितना हो जाएगा 1 अपॉन पाई ए स्क्वायर की पावर 1/2, और इसमें इसको हटा दो, अब इसको बार बार सोल्व नहीं करेंगे, ये क्या हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर डी एक्स 0 टू इनफाइनाइट। ठीक, ऐसा ही होगा ना। अब इसको कैसे सोल्व करोगे, हाँ चाहे डायरेक्ट कर दो उससे, चाहो तो गामा फंक्शन यूज में ले लो, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहां से देखो 1 अपॉन पाई ए स्क्वायर की पावर हाफ, इसको मैं एक काम करूं 1/2 माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट कर दूं, और यहां पे क्या बच जाएगा ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर टी एक्स, बिकॉज ये इवन फंक्शन है, मैं 2 बाहर लेके 0 से इनफाइनाइट कर सकता हूं, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, कर लोगे इसको सोल्व, 1 अपॉन पाई ए स्क्वायर की पावर हाफ इंटू 1/2 कर लोगे इसको सोल्व, क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा तुम्हारे पास में पाई ए स्क्वायर की पावर, कैंसिल आउट हो गया, कितना आ जाएगा 0.5। दिस इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल होता है, वो अपन आगे देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उसका कुछ नहीं करना होता, उसका अपने को e टू दी पावर मतलब 1 अपॉन ई बनाना होता है, e टू दी पावर -1 करना होता है ना, वो अपन आगे देखेंगे कि डायरेक्टली अपन नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट से डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स से डायरेक्टली एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना, अगर मेरे पास में गाउसियन फंक्शन होता है तो वो अपन आगे देखेंगे, बट एक बार के लिए इतना नोट करो। चलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट था ये, हैं? तो अब एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये तरीका कभी यूज में मत लेना, ठीक है। देखो कितना टाइम लग गया है, ये तुम्हारे पास कितना टाइम का, चलो देखो इधर, दिस इज द मेथड फर्स्ट, जो कि बहुत लेंथी हो गया, और मैक्स टू मैक्स स्टूडेंट इसी से करेंगे, ठीक है, बट इससे नहीं करना ना, अगर अपन भी इसी से करेंगे तो फिर फर्क क्या रहेगा, कुछ फर्क तो करना है ना, अपन कोचिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं अलग से। देखो इधर मेथड सेकंड, अच्छा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या बता रखा है मैंने, साई स्टार साई डी एक्स, जिस रेंज में पूछे अपॉन में नॉर्मलाइजेशन कंडीशन साई स्टार साई डी एक्स, यही होता है। अच्छा मुझे जल्दी से बताओ 0 से इनफाइनाइट, कोई मैं नॉर्मलाइजेशन नहीं निकाल रहा हूं, डायरेक्टली साई तुम्हें ये दे रखा है, तो बाहर क्या आएगा ए स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा, क्योंकि ये तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ए की पावर प्लस आइटा माइनस आइटा, और यहां पे अपॉन में बोलो मोड ए स्क्वायर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, नीचे वाले को देखो, ऊपर वाला तुम्हारे पास सेम आएगा, ठीक है, और नीचे वाले को क्या लिख सकता हूं मैं, ये कैंसिल आउट हो चुका है, ध्यान रखना ये कैंसिल आउट हो चुका है पूरा, नीचे वाले को लिखूंगा 1/2 0 से इनफाइनाइट ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आंसर आ गया 1/2।
डायरेक्टली अप्रोच हो गया। ठीक है, तीसरा मेथड और देख लो, इसी का ही तीसरा मेथड और देख लो। मेथड 3 देखो भाई, साई आपको कितना दे रखा है, साई बताना जरा, a e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस आयोटा k नोट एक्स, ये आपको साई दे रखा है ना। मुझे क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो। तो प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करूंगा, सिंपली, अच्छा मैं इसको जनरली प्रोबेबिलिटी बोलूंगा या नहीं बोलूंगा। अच्छा ये जब निकालेंगे तो ये प्रोपोर्शनल टू मेरे पास क्या आएगा, बोलो, ये तो कांस्टेंट आएगा, इसको छोड़ो, ये तुम्हारे पास हट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये बचेगा या नहीं बचेगा। अच्छा मुझे जल्दी से बताओ, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं x और प्रोबेबिलिटी यानी कि मोड साई स्क्वायर के बीच में, आपके पास कैसा आएगा, ठीक, टोटल प्रोबेबिलिटी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, टोटल प्रोबेबिलिटी माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट इज, बोलो 1, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 ही होती है। मुझे क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी 0 से इनफाइनाइट कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, इसलिए बिकॉज अगर मैं यहां पे कोई बैरियर रखता हूं तो सिमेट्री है, जितना स्पेस इधर होगा उतना ही स्पेस तुम्हारे पास किधर होगा, इधर होगा, तो मैं जस्ट उसका क्या कर दूंगा, हाफ कर दूंगा। तो ये डायरेक्टली अपन ग्राफ से भी अप्रोच कर सकते हैं। आगे जब 1D बॉक्स वगैरह पढ़ेंगे तो डायरेक्टली अपन ग्राफ से ही अप्रोच करेंगे, बजाय तुम्हारे पास में कैलकुलेशन के। ठीक है, ये तीनों मेथड समझ में आ गए। पहला जनरल मेथड है जो कि कैलकुलेशन बेस्ड है पूरा, दूसरा मैंने डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन से किया, ठीक है, और तीसरा तुम्हारे पास इस ग्राफिकल मेथड से मैंने कर लिया। तो हम जाते हैं कि शॉर्ट से शॉर्ट, तो इसलिए देखो ग्राफ पढ़ लेना आगे पूरे। अब जैसे मैं आपको कल टॉपिक कराऊंगा कि क्वांटम मैकेनिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन, ठीक है, कि कौन से फंक्शन को क्वांटम मैकेनिकली एक्सेप्टेबल बोलेंगे, कौन से को नहीं बोलेंगे, या फिर मैं पढ़ाऊंगा आपको बाउंड स्टेट और अनबाउंड स्टेट वेव फंक्शन। तो सारे क्वेश्चन बजाय कैलकुलेशन के मैं किससे करूंगा, ग्राफिकल मेथड से करूंगा। ठीक है, तो ग्राफ थ्योरी किसी ने नहीं पढ़ी है, स्टार्टिंग के 2 ही लेक्चर है ग्राफ थ्योरी के, वो पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे क्वांटम मैकेनिक्स में काम में आएंगे, वो यूट्यूब पे अपलोडेड है लेक्चर। ठीक, अब कल देखते हैं, पहले तुम्हारा वही 2 बजे किसका क्लास होगा, सॉलिड का, और उसके बाद 3:30 बजे क्वांटम मैकेनिक्स का।